हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए ताकि आप इस लॉ सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए आज इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में सपिंड संबंध परिभाषित किया गया है। आपको बताना है कि विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन सपिंडा रिलेशनशिप। तो दोस्तों, इसमें आपसे सीधी सी सिंपल सी बात पूछी है कि सपिंडा रिलेशनशिप को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है सेक्शन 2A, 2B, 3F और 2G। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 3F के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। किसको? सपिंडा रिलेशनशिप को। 3F का मतलब होता है दोस्तों 3 चय, या फिर ऐसा भी आ सकता है हिंदी में 3F या फिर 3 चय, जिसमें सपिंडा रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। अब दोस्तों, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सपिंडा रिलेशनशिप पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई 2 व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में हैं तो वो क्या नहीं कर सकते, आपस में शादी नहीं कर सकते। और 2 व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में हैं या नहीं उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो हम चेक करते हैं अपने एंसेस्टर्स को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम माता की साइड से देखते हैं तो हम कितनी जनरेशन ऊपर जाते हैं, 3। और अगर हम फादर की साइड से ऊपर जाते हैं तो हम कितने स्टेप ऊपर जाते हैं, 5। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा है तो आपके आसानी से समझ में आते चल जाएंगे सारी की सारी चीज़ें कि भाई माता की साइड से हमें चेक करना है 3 स्टेप ऊपर, फादर की साइड से हमें चेक करना है ऊपर 5 स्टेप ऊपर। अगर हमारे कॉमन एंसेस्टर्स मिल जाते हैं तो हम क्या होंगे, सपिंडा रिलेशनशिप में होंगे। और जो व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में होगा वो शादी नहीं कर सकता आपस में। अगर उन्होंने शादी कर ली तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि वो शादी क्या होगी, वॉइड होगी, अर्थात शून्य हो जाएगी। और शून्य कहाँ पर होती है दोस्तों, अंडर सेक्शन 11। ठीक, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 3 है ना, सेक्शन 3 के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो आपको इन सभी डेफिनेशंस को ध्यान से याद कर लेना है कि भाई किस सेक्शन के अंदर कौन सी डेफिनेशन है। यानी कि सेक्शन 3 के अंदर भी काफ़ी सारी क्लॉज हैं। जैसे 3B के अंदर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मीनिंग क्या होगा। ऐसे ही जो सेक्शन 3A है उसमें बताया गया है कस्टम्स एंड यूजेज, जो आपके रीति रिवाज हैं, जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग रीति रिवाज आपके होते हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, 3 की सब क्लॉज C के अंदर फुल ब्लड और हाफ ब्लड के बारे में बताया गया है। में यूटेरिन ब्लड 3D के अंदर, और 3F जो अभी हमने देखा जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा है दोस्तों, सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप को 3 की सब क्लोज F के अंदर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, प्रतिषिद्ध नातेदारी है, उसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 3 की सब क्लोज G के अंदर। और 3 की सब क्लोज G को दोस्तों हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम 6। ठीक है, 3 की सब क्लोज 6, और ये क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। तो आपको सेक्शन 3 के अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशंस देखने को मिलेगी, उन सभी का आपको एक बार रट्टा लगा लेना है, या फिर आपको ध्यान से थोड़ा सा कोरिलेट करके समझ लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, हिंदू विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति के सपिंड नातेदारी की गणना की जाती है। देखो, इसने पूछा है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सपिंडा रिलेशनशिप में जो हम काउंटिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई कि हम माता की साइड से करते हैं 3 स्टेप ऊपर, और फादर की साइड से कितने करते हैं, 5 स्टेप ऊपर काउंटिंग। तो इसमें ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार के दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर 5 पीढ़ी तक। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी, तो यही क्या होगा इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर 3 पीढ़ी। तो 3 पीढ़ी दोस्तों पिता के साइड से नहीं है, वो माता की साइड से है। अगर माता की साइड से होती तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें पिता की साइड से है इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है।
और नेक्स्ट है दोस्तों बोथ ए एंड बी। तो जब बी गलत हो गया तो सी का तो कोई भी मतलब नहीं होता, नन ऑफ द अबोव भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्योंकि हम दोस्तों क्या देखते हैं, माता की साइड से 3 स्टेप ऊपर और फादर की साइड से हम कितने स्टेप देखते हैं, 5 स्टेप ऊपर चेक करते हैं कि कोई व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में है या नहीं। ठीक है, और सपिंडा रिलेशनशिप को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, 3 की सबक्लोज एफ में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, सपिंड संबंध को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 5 और सेक्शन 9। देखो आप इसका आसानी से अब आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब सेक्शन 3 के अंदर सपिंड रिलेशनशिप को परिभाषित किया गया है और सेक्शन 3 में भी कहाँ पर दोस्तों, 3 की सबक्लोज एफ के अंदर। तो आपको काफ़ी अच्छे से जो सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं दोस्तों, उन सभी को ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे फुल ब्लड, हाफ ब्लड यानी कि पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त की डेफिनेशन किस धारा के अंतर्गत दी गई है। ऐसे ही यूटेरिन ब्लड को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, एकोदर रक्त बोलते हैं। जैसे हिंदी में भी हम देख लेते हैं, ये रही परिभाषा है सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 3 की सबक्लोज कै में क्या बताया गया, रूढ़ि और प्रथा यानी कि कस्टम्स एंड यूजेज के बारे में। नेक्स्ट ख में क्या बताया गया, जिला न्यायालय। ऐसे ही यहाँ पर सी यानी कि गै में पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त, मतलब कि जो आपका फुल ब्लड है और हाफ ब्लड है उसकी डेफिनेशन क्या क्या है, वो सारी की सारी हमने लास्ट लेक्चर में जानी थी। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या रहता है, यहीं पर एक आता है यूटेरिन ब्लड, ये रहा यहाँ पर। तो दोस्तों ये कहाँ पर आता है, 3 की सबक्लोज डी, अर्थात कै ख गै घ, यानी कि 3 की सबक्लोज डी के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। यूटेरिन ब्लड होता क्या है दोस्तों, जब कॉमन क्या हो एंसेस्टर्स और डिफरेंट क्या हो दोस्तों, हस्बैंड हो। इसका एग्जांपल जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक वाइफ है यानी कि मदर है, लेडीज है, यानी कि उसका हस्बैंड क्या है, एक से ज़्यादा है, ये H2 हो गया और दोस्तों ये क्या हो गया, H1 होगा। अब इससे इसको 2 संतानों की उत्पत्ति हुई, एक H1 से यानी कि S1 मान लेते हैं और H2 से दोस्तों S2 की उत्पत्ति हुई। अब इस S1 और S2 का जो आपस में रिलेशन होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, यूटेरिन ब्लड का होगा, अर्थात एकोत्तर रिलेशनशिप होगी। ऐसे ही दोस्तों अगर हम फुल ब्लड की बात करते हैं, फुल ब्लड में क्या होगा दोस्तों, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, रेड से लिखता हूँ, ठीक है। फुल ब्लड में क्या होगा दोस्तों, देखो जैसे कोई हस्बैंड है और कोई वाइफ है, अगर इनसे इनको एक S1 की उत्पत्ति होगी, एक S2 की उत्पत्ति होगी, यानी कि 2 बच्चे पैदा हुए, एक S1 और एक S2, इसके और इसका ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। S1 के भी माता पिता वही हैं और S2 के भी माता पिता वही हैं। तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा दोस्तों, ये कहलाएगा फुल ब्लड यानी कि पूर्ण रक्त। लेकिन हाफ ब्लड में क्या होगा, हाफ ब्लड में क्या होगा दोस्तों, जो वाइफ हैं, वाइफ एक से ज़्यादा हो जाएगी। एक से ज़्यादा कैसे, जैसे कि इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। जैसे सपोज करो एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ 1 हो गई और ये क्या हो गई, वाइफ 2 हो गई। इससे इसको S1 पैदा हो गया और इससे इसको S2 पैदा हो गया। तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा बच्चों का दोस्तों, वो होगा हाफ ब्लड यानी कि अर्ध रक्त का। लेकिन वहीं पर ये जो यूटेरिन ब्लड था दोस्तों, यूटेरिन ब्लड में हस्बैंड की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि मोर देन 1 हस्बैंड थे यूटेरिन ब्लड में। और हाफ ब्लड में क्या है, मोर देन वाइफ हैं, यानी कि एक से अधिक वाइफ होंगी, तो क्या होगा, हाफ ब्लड होगा। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। जैसे इसका एक और ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सेक्शन 9। सेक्शन 9 आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई सेक्शन 9 का दावा डाल दिया कोर्ट के अंदर। अब ये कौन सा दावा होता है, उसको भी मैं जब लेक्चर सीरीज आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि सेक्शन 9 के अंदर RCR यानी कि रेस्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताया गया है। मतलब कि जो हमारे दाम्पत्य अधिकार होते हैं उनका प्रत्यस्थापन। दाम्पत्य अधिकार का प्रत्यस्थापन क्या होता है वो सभी हम जानेंगे जब हम लेक्चर को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये जान लो कि सेक्शन 9 के अंदर RCR अर्थात रेस्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का दावा फाइल करते हैं। और दोस्तों ये जो दावा फाइल कर सकते हैं ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कर सकते हैं अपने राइट्स को रेस्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। तो आपको सेक्शन 9 के अंदर क्या पढ़ना है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं जो कि 5 हैं।
अब वो 5 कंडीशन क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। हालांकि मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, सारी की सारी आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर लिखा गया है कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउज लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब किसी लड़के की और लड़की की शादी होती है दोस्तों आपस में, तो हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि भाई ना तो इसकी लड़के की कोई वाइफ जिंदा होनी चाहिए उस टाइम पर, और जैसे ये लड़की है इसका कोई भी हस्बैंड जिंदा नहीं होना चाहिए। अगर इसका कोई हस्बैंड जिंदा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि भाई इसने भी पहले शादी कर रखी थी कहीं, फिर इसने इसके साथ कर ली, तो ये क्या हो जाएगा, बाईगैमी का अपराध हो जाएगा, दिव्य विवाह का अपराध हो जाएगा। ये शादी वैध नहीं होगी, अवैध मानी जाएगी। तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 1 है, 5 की सब क्लोज 1 है, वो ये कहती है कि जब इन दोनों की शादी होगी आपस में, तो इनका कोई भी जो स्पाउस होगा वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब इनकी शादी होगी तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, ये सिंगल होने चाहिए, तभी क्या होगी, ये शादी सोलेमनाइज हो पाएगी। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं, एक ये रही, और आगे 2, 3, 4 ये सारी की सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो सेक्शन 5 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर दोस्तों 2 कंडीशन बताई गई हैं, ताकि जिससे आपकी शादी क्या हो सकती है, सोलेमनाइज हो सकती है। यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदू विवाह के अंतर्गत कर्मकांड। जैसे कि 7 आप देखोगे तो यहाँ पर लिखी गई हैं कि जो सेरेमनीज आपको हिंदू मैरिज एक्ट के टाइम पे अपनानी होती है वो क्या क्या हो सकती हैं। देखो इसके लिए मैं आपको सीधा सा सिंपल सा बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि ए हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज। कब सोलेमनाइज होगी, इन द अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। मतलब या तो लड़के की या फिर लड़की की जो राइट्स एंड सेरेमनीज हैं उनमें से किसी के भी एक के आप फॉलो कर लीजिए, आपकी शादी क्या मानी जाएगी, सोलेमनाइज मानी जाएगी, मतलब अनुष्ठापित मानी जाएगी। कब, जब उनके पक्षकारों में से, पक्षकार कौन होंगे दोस्तों, या तो लड़की होगी या फिर लड़का होगा। अगर इन दोनों में से किसी के भी जो रूढ़िगत रीतियाँ हैं या फिर कर्मकांड हैं, वो जो भी अपनाते हैं, जिस तरीके से शादी करते हैं, तो आप किसी के भी एक के अगर आप फॉलो कर लोगे तो उसके हिसाब से भी क्या मानी जाएगी, पक्षकारों के हिसाब से भी क्या मानी जाएगी, शादी अनुष्ठापित अर्थात सोलेमनाइज मानी जाएगी। लेकिन जहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि सप्तपदी जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। सप्तपदी व्यवस्था क्या होती है, सप्तपदी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि जब फेरे होते हैं तो उसमें आप अग्नि के समक्ष क्या करते हैं, वर और वधू यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं जिनकी शादी होने जा रही है, हस्बैंड वाइफ तो इस टाइम पे नहीं बने वो, यानी कि जब उनकी शादी, लड़के और लड़की की जो शादी होने जा रही है, तो उनको क्या करने पड़ते हैं, अग्नि के सामने 7 पद चलने होते हैं। जब वो 7 पद चल लेंगे, यानी कि जब 7वां पद कंप्लीट हो जाएगा तो शादी क्या मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। तो जहाँ पर कोई रीति और रिवाज ऐसा है सप्तपदी जैसा, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी शादी क्या मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। देखो क्लियरली कौन कहता है, ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ कि वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी। जहाँ पर सप्तपदी है तो वहाँ पर क्या करनी चाहिए, 7 स्टेप लेने चाहिए। किसके द्वारा, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड के द्वारा, यानी कि जो वर है और वधु है उनके द्वारा 7 पद चलने चाहिए। जब आप 7वां पद कंप्लीट कर लोगे, यानी कि 7 स्टेप इज टेकन, तो आपकी मैरिज क्या होगी, द मैरिज बिकम्स कंप्लीट। आपकी शादी क्या होगी, तभी कंप्लीट मानी जाएगी। ऐसा कौन कहता है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा कौन सी, 7। तो अब समझ में आ गया आपके कि जो पंडित जी 7 फेरे दिलवाते हैं वो क्यों दिलवाते हैं, ठीक है। तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, 7 के अंदर 7 फेरे। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि सेक्शन 7 के अंदर 7 फेरे जैसी व्यवस्था है, सप्तपदी जैसी व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ए ने अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह किया है, तब आपको बताना है कि जो ऐसा विवाह है वो कैसा रहेगा, वो वैलिड रहेगा, वॉइड रहेगा, वॉइडेबल रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तो इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये हस्बैंड और वाइफ थे, इस हस्बैंड और वाइफ में दोस्तों
इसकी हो जाती है डेथ, किसकी, हस्बैंड की, यानी कि एच नाम के व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब एच नाम के व्यक्ति का एक छोटा भाई है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ए। अब ए ने इस महिला के साथ में शादी कर ली, और ये महिला कौन है दोस्तों, ये महिला वो है जो पहले एच की वाइफ थी। एच की वाइफ थी, इसका मतलब ये है कि जब एच की डेथ हो गई थी तो ये भी क्या थी दोस्तों, विधवा हो गई थी। तो समझ आ रहा है आपके कि एच नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद में डब्लू क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। अब जो डब्लू विधवा है वो एच के छोटे भाई ए के साथ में शादी कर लेती है। तो अब जो इन दोनों ने आपस में शादी करी है वो शादी क्या रहेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि ए ने क्या करा, अपनी भाभी से शादी कर ली, या फिर ये जो विधवा थी इस विधवा ने अपने देवर के साथ में ही शादी कर ली। इस तरीके के कुछ इक्वेशन इस क्वेश्चन की बन रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ऐसी शादी वॉइड होगी, अर्थात शून्य होगी। ऐसी शादी शुरुआत से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हिंदू मैरिज एक्ट से। हिंदू मैरिज एक्ट इस टाइप की शादी को क्या कहता है कि इस तरीके से अगर कोई शादी होगी तो दोस्तों वो वॉइड होगी, अर्थात शून्य रहेगी। अब ये जो शादी आपस में हुई है ये दोस्तों शादी वॉइड क्यों हुई है, ये वॉइड दोस्तों इसलिए हुई है क्योंकि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो ये कहता है कि ये जो रिलेशन है ना आपस में, ये क्या है दोस्तों, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, अर्थात प्रतिषिद्ध नातेदारी है। और प्रतिषिद्ध नातेदारी को दोस्तों कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 3 के सब क्लॉज जी के अंदर। अब हम देखते हैं कि भाई क्या सच में ऐसी शादी वॉइड होगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ऐसा कहती है, 3 के सब क्लॉज जी जैसी हम देखते हैं। तो दोस्तों ये रही सेक्शन 3 के सब क्लॉज जी, जिसके अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अर्थात प्रतिषिद्ध नातेदारी के बारे में बताया गया है कि प्रतिषिद्ध नातेदारी कब होगी, जब 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। यानी कि कुछ नीचे फॉर्मेट दिए गए हैं कि ये क्या है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में माने जाएंगे। जैसे इसमें हमने सब क्लॉज 3 देखा इसका, तो यहाँ पर लिखा गया है इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, यदि कोई भाई की पत्नी है तो भाई की पत्नी क्या मानी जाएगी दोस्तों, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी। और हमारे यहाँ पर ये क्या है, ये इसका क्या है, ए इसका छोटा भाई तो है, तो जो बड़े भाई की पत्नी है दोस्तों, यानी कि भाई की पत्नी के साथ में अगर ये शादी कर रहा है तो ये क्या माना जाएगा, प्रतिषिद्ध नातेदारी में आएगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा। इसलिए शादी क्या होगी, वॉइड होगी। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लेकिन दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूं जो कि दिया गया है सेक्शन 5 के सब क्लॉज 4 के अंदर। सेक्शन 5 के सब क्लॉज 4 ये कहती है कि अगर आपके कस्टम्स एंड यूजेस, जो आपके रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, अगर वो इस प्रकार की शादी को अलाउ करते हैं तो जो कस्टम्स और यूजेस हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट की जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की धारा है उसको क्या कर जाएंगे, ओवर रूल कर जाएंगे। ओवर रूल करने का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगी, शादी वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं, कस्टम्स और यूजेज, जो रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो इस प्रकार की शादी को अलाउ करते हैं। क्योंकि आप जनरली इसको ऐसे भी देखिए, क्या आपके आसपास या फिर परिवार में, सोसाइटी में आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी घर के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसका छोटा भाई है, तो जो उसकी बड़े भाई की पत्नी होती है, बड़े भाई की पत्नी की शादी छोटे भाई के साथ में कर दी जाती है। जनरली ऐसा हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में। क्यों देखते हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर जो रीति रिवाज है ना, जो हमारी रूढ़ी है, प्रथा है, वो इस प्रकार की शादी को अलाउ करते हैं। और वही बात बताई गई है कहाँ पर, सेक्शन नंबर 5 के सब क्लॉज 4 में। जैसे हमने सेक्शन नंबर 5 के सब क्लॉज 4 देखा तो हमें यहाँ पर देखने को मिला क्या, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। यानी कि जो पार्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में नहीं मानी जाएगी जब तक कस्टम्स और यूजेस शादी को क्या नहीं कर देते, परमिट नहीं करते। अगर आपके जो कस्टम्स और यूजेस हैं वो उस शादी को क्या करते हैं, परमिट करते हैं कि भाई हाँ ऐसी शादी मानी जा सकती है। किसके कस्टम्स और यूजेस होंगे, वो पार्टी के होंगे, यानी कि ईच ऑफ देम, यानी कि प्रत्येक के। अगर कोई कस्टम्स और यूजेस इस प्रकार की शादी को परमिट करते हैं तो वो शादी क्या होगी दोस्तों, मतलब वो रिलेशन क्या होगी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं मानी जाएगी। और इस तरीके की जो शादी होगी दोस्तों वो क्या होगी, फिर वैलिड होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। इसने देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इसने सिर्फ ये कंडीशन दी है, तब इसका आंसर क्या हुआ ये। अगर ये कहता कि रीति रिवाज अगर अलाउ करते हैं तो वो शादी क्या होती, वैलिड होती।
अर्थात वैध होती। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, आप अपने आस पड़ोस में इस प्रकार की सिचुएशन को देखना, क्या आपके आसपास में ऐसा हुआ है? आपकी रिलेशन में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, गांव में, कहीं पर तो ऐसा हुआ होगा जहां पर ये दोनों लोग प्यार से रह रहे हैं। तो इस प्रकार की शादी को क्या माना जाता है दोस्तों? वैलिड माना जाता है, क्योंकि हमारे जो कस्टम्स एंड यूजेस हैं, जो रीति रिवाज हैं, रूढ़ी हैं, प्रथाएं हैं, वो इस प्रकार की शादी को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के इस सेक्शन को ओवर रूल कर जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिषेध डिग्री से संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो आपको बताना है रूल्स रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री मतलब प्रतिषेध डिग्री आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो प्रोहिबिटेड डिग्री है उसका जो बेस प्रिंसिपल है वो क्या है, उसका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? आपके सामने ऑप्शन है मोनोगैमी, पॉलीगैमी, एक्सोगैमी और एंडोगैमी। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्सोगैमी, अर्थात विजातीय विवाह। देखो, ये जो विजातीय विवाह होता है ये इस प्रकार का कुछ कंसेप्ट है प्रतिशत डिग्री का। जैसे हमें क्या करना होता है कि जैसे सपोज करो एक ग्रुप है, आपने सुना होगा, एक मैं जनरली बता दूं, गोत्र का कंसेप्ट सुना होगा आपने शायद, कि गोत्र में क्या होता है कि भाई गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे के गोत्र में ही जाकर शादी करोगे। अगर आप सेम गोत्र में शादी करते हैं तो वो सही नहीं मानी जाती। आपने सुना होगा जनरली हिंदुओं के यहाँ पे जो शादी होती है हमारे यहाँ पर, उसमें गोत्र में आपको शादी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि भाई वो ऐसा माने जाता है कि वो आपस में क्या रहे होंगे, कभी भाई बहन या फिर कोई और रिश्ते में कोई नातेदारी मानी जाती है, इसलिए गोत्रज में शादी अलाउ नहीं करते। लेकिन ऐसे ही जो प्रतिशत डिग्री है वो भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? एक्सोगैमी को। और एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है कि आपको अपने, जैसे सपोज करो ये इसका ग्रुप है, तो आपको अपने ग्रुप के बाहर अन्य ग्रुप में जाकर शादी करनी होती है। तो इसी प्रथा को क्या बोलते हैं? हम एक्सोगैमी बोलते हैं, कि आपको अपने ग्रुप के बाहर किसी अन्य ग्रुप में जाकर शादी करने की जो प्रथा होती है उसको एक्सोगैमी अर्थात विजातीय विवाह के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रतिशत डिग्री का कंसेप्ट है वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। कौन से? एक्सोगैमी के। क्योंकि इसमें क्या होता है, इनको जो रिश्ते होते हैं आपस में उनको प्रोहिबिटेड किया गया है। जैसे कि आप इसको गोत्रज से जोड़ सकते हो कि गोत्र में शादी करने वाले जो रिलेशन है उनको प्रोहिबिटेड किया गया है। ध्यान रखोगे अब आप। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत डिग्री है उसकी डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है। तो डेफिनेशन के लिए सिंपली जाओ कि भाई सेक्शन 3 के अंदर दी गई होगी, और सेक्शन 3 में कहाँ पर? जी में। और ऐसे ही जो सपिंडा रिलेशनशिप था उसका कहाँ पर है? सेक्शन 3 की सब क्लोज एफ में। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? 3 की सब क्लोज बी में। और हाफ ब्लड और साथ में फुल ब्लड, इन दोनों को एक ही सेक्शन के अंदर परिभाषित किया गया है। कहाँ पर? सेक्शन 3 की सब क्लोज सी में। और यूटेरिन ब्लड को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो यूटेरिन ब्लड को आप कहोगे सेक्शन 3 की सब क्लोज डी में। तो देखो यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ज़्यादातर, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियों निम्नलिखित में से किस उपबंध के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो आपको बताना है कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है उसको किस धारा के अंदर परिभाषित किया गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया ऑप्शन डी, यानी कि सेक्शन 3 की सब क्लोज डी के अंदर प्रतिशत नातेदारी को परिभाषित किया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड जुडिशरी 2016 में। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि 3 की सब क्लोज बी के अंदर क्या परिभाषित किया गया है। जल्दी से रिकॉल करो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ऐसे ही 3 की सब क्लोज सी में क्या है? 2 प्रकार के ब्लड हैं, एक कौन सा? फुल ब्लड, और दूसरा कौन सा? हाफ ब्लड। और ऐसे ही 3 की सब क्लोज ई में क्या है? ई में है दोस्तों प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? विहित, मतलब कि वो विहित किए जाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें एक लाइन की डेफिनेशन दी गई है, वो देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक ऑप्शन को याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हिंदू विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह वैध है? नीचे कुछ विवाह के फॉर्मेट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन सी शादी वैलिड होगी अर्थात वैध होगी। जैसे कि पहला ऑप्शन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा हस्बैंड और इसकी वाइफ हुई क्या? डब्लू।
अब हुआ क्या कि डब्लू की क्या हो जाती है, डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद में जो डब्लू की बहन थी, सपोज करो ये एस थी, अब इस एच नाम के व्यक्ति ने एस के साथ में शादी कर ली। यानी कि भाई देखो, इसकी वाइफ की डेथ हो गई। वाइफ की डेथ होने के बाद में जो वाइफ की बहन थी यानी कि सिस्टर थी, एस से डिनोट किया इसको हमने, यानी कि सिस्टर थी, इसको एस से डिनोट किया है हमने। अब इस एच नाम के व्यक्ति ने डब्लू की छोटी बहन एस के साथ में शादी कर ली। तो दोस्तों इस प्रकार की जो शादी होगी दोस्तों वो वैलिड होगी, यानी कि वैध होगी। तो ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट। मतलब कि इसने क्या करा, अपनी साली के साथ में शादी करी है, तो साली के साथ में शादी करने पर वो क्या होगी, वैध होगी। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बताया गया दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है। अब देखो ऐसे ही इक्वेशन इसकी भी बनेगी। ये हस्बैंड और वाइफ हैं। अब इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। अब डाइवोर्स हो जाने के बाद में ये व्यक्ति भी सिंगल, ये भी सिंगल। अब इस एच नाम के व्यक्ति ने इसकी जो बहन थी डब्लू की, इसको फिर से हमने एस से डिनोट कर दिया। अब इसने क्या करा, एच नाम के व्यक्ति ने एस नाम के लड़की से शादी कर ली, यानी कि डब्लू की बहन से कर ली। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि इन दोनों का डाइवोर्स हुआ है। ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। डब्लू यहाँ पर देखो मर गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, जिंदा है। तो चाहे वो मर गई हो तब शादी करे, और चाहे वो जिंदा हो तब इसके साथ में शादी करे एच। तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों ये जो शादी होगी ये वैलिड होगी। ठीक है, तो हिंदू विधि के अंदर इस प्रकार की शादी क्या होगी, वैलिड होगी। क्योंकि दोस्तों जब हमने जो सेक्शन 5 की सब क्लोज फर्स्ट पढ़ी थी ना सबसे पहले, तो उसमें यह बात बताई गई थी कि शादी के टाइम पर आप क्या होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। तो भाई डेथ हो गई, इसका मतलब शादी टूट गई यहाँ पर। अब ये व्यक्ति क्या बचा, सिंगल बच गया। तो इसका मतलब ये सिंगल है और ये भी पहले क्या थी, सिंगल थी। तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। ऐसे यहाँ पर ये पहले इन दोनों का रिलेशनशिप था, मतलब कि शादी थी एक दूसरे की, लेकिन डाइवोर्स के कारण ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया। अब ये भी शादी कर सकते हैं कहीं भी, ये भी शादी कर सकता है। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, अपनी ही साली के साथ में शादी कर ली। तो इसका मतलब ये शादी क्या होगी दोस्तों, वैलिड हो गई। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से आपको दिखाता हूं। जैसे ये हस्बैंड और वाइफ थे, इनके डाइवोर्स की जो वजह थी, सपोज करो ये एस नाम की ही लड़की हो, इसकी ही बहन हो, क्योंकि हो सकता है इस एच नाम के व्यक्ति का इसके साथ में अफेयर चल रहा हो और इसको ये बात पता लग गई हो। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इस डब्लू नाम की लड़की ने इससे क्या ले लिया, डाइवोर्स ले लिया। अब डाइवोर्स लेने के बाद में इन दोनों ने आपस में क्या कर ली, शादी कर ली। ऐसा भी हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि इसका जो डाइवोर्स का रीजन बनी हो वो इन दोनों का प्रेम प्रसंग ही बना हो। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब ये शादी भी क्या होगी, वैलिड होगी। अब देखो दोस्तों ऑप्शन सी को देख लेते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की लड़की से, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ है, और वाइफ की हो जाती है क्या दोस्तों, डेथ। अब डेथ होने के बाद में इसकी जो बहन है, सपोज करो उसको हमने एस से डिनोट कर लिया, इस बहन की लड़की से विवाह करता है। इसकी एस की लड़की कौन होगी दोस्तों, यानी कि डी से डिनोट कर लिया हमने। अब आपको बताना है कि ये जो शादी होगी इन दोनों के बीच में, एच के और एस के बीच में, ये शादी कैसी होगी, ये शादी वैलिड होगी, वॉइड होगी, इनवैलिड होगी, क्या होगा इसका सिनेरियो। मैं आपको बता दूं, देखो सीधा डायरेक्टली आंसर बता देते हैं उसका। इसका आंसर भी क्या होगा, वैलिड होगा। क्यों होगी वैलिड भाई, जब देखो यहाँ पर माँ के साथ में कोई दिक्कत नहीं है इस व्यक्ति को शादी करने में, तो इसकी पुत्री के साथ में कहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि हमने ऊपर ही सीक्वेंस में क्या देखा था भाई, जब यहाँ पर इसने माँ के साथ में शादी कर ली, यानी कि साली के साथ में अपनी शादी कर ली, तो फिर साली के साथ में दिक्कत नहीं है, तो उसकी बेटी के साथ में भी कोई दिक्कत इसको होने वाली नहीं है। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आएगा, प्रतिष्ठित नातेदारी में इसको कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कितने अच्छे तरीके से हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया है क्वेश्चन का। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी शादियां हैं वो ऊपर सारी की सारी वैध हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपके। अब देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के बारे में। दोस्तों ये जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है ना दोस्तों, ये दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। हालांकि आप देखोगे इन दोनों के बीच में जो ब्लड रिलेशन जैसी व्यवस्था होती है वो देखने को आपको नहीं मिलेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में खून का रिश्ता नहीं होता। लेकिन बिना खून के रिश्ते के भी इन दोनों में जो आपस में प्यार होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही गहरा होता है। क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में पवित्र रिश्ते के साथ में बंधे हुए हैं। बोल रहा हूँ ना मैं,
और ये जो पवित्र रिश्ते वाली बात बोल रहा हूँ ना मैं आपको, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो सेक्शन 7 में हमें बताया गया है कि शादी को किस प्रकार से सोलेमनाइज किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या सेरेमनीज होंगी। जैसे आप देखोगे मुस्लिम लॉ में जो दोस्तों शादी होती है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि संविदा होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदुओं में ये शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, इसको एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि जब आप सेक्शन 7 पढ़ोगे तो सेक्शन 7 में दोस्तों अलग ही बताया गया है कि इसके लिए क्या क्या सेरेमनीज होंगी हिंदू मैरिज के लिए। जैसे सप्तपदी जैसी व्यवस्था, यानी कि अग्नि को साक्षी मानकर जब आप उसके सामने 7 स्टेप लेते हो और जैसे ही आपका 7वां स्टेप कंप्लीट होगा तभी शादी आपकी क्या मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो शादी का कंसेप्ट है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो आपस में एक दूसरे की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर सप्तपदी अर्थात अग्नि को साक्षी मानकर जब आप 7 स्टेप चल रहे हो, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। जबकि मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक पेपर लिया जाएगा, उस पर आपके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे, यानी कि एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर संविदा होती है। जैसे किसी बिजनेस को चलाने के लिए 2 पार्टियों के बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट की बातें लिखी जाती हैं कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा करोगे, ये इसके साथ में बंधा हुआ है, ये नहीं बंधी हुई है। तो इस प्रकार से ऐसे ही मुस्लिम्स में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि एक पेपर पर आपके साइन करा लिए जाते हैं जिसको निकाहनामा कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, शादी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ पर शादी को क्या माना गया है दोस्तों, एक पवित्र रिश्ता माना गया है। अर्थात हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है दोस्तों वो आपस में काफ़ी ज़्यादा पवित्र होता है। अगर मैं इसको एक शायरी के रूप में बयां करूं तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं, चाहे जितने भी दूर हों एक दूसरे से, अपने तो अपने होते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, ना कि इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा होगा कि भाई डाइवोर्स हुआ और उसने साली के साथ में अपनी क्या कर ली, शादी कर ली। मतलब इसका कैसा रिलेशन हुआ, जैसे इसको भी हम कहें कि अब छोड़ दो ये बहाने जो तुम रोज रोज करती हो, हमें अच्छे से मालूम हो गया है मजबूरियाँ तभी आती हैं जब मन भर गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से शेर और शायरी के साथ में हम इन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें मैं आपको सारी बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हुआ जाऊँगा। इसलिए तो आपने सुना होगा कभी कभी कि भाई जो पति पत्नी होते हैं ना, जीवन के हर एक मोड़ में, उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं। हर परिस्थितियों में आप एक दूसरे को पाओगे कि एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इन दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा होता है, मतलब अच्छा होता है। कंडीशन इसमें एक बता रहा हूं मैं आपको, जो आजकल सोसाइटी में देखने को मिल रही है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना, अगर दोस्तों लॉयल्टी है, ईमानदारी है, तभी ये रिश्ता चल पाता है। अदरवाइज फिर इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट जब MCQs कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि सेक्शन 13 के अंदर जो डाइवोर्स होता है वो किस प्रकार से होता है, या फिर जुडिशियल जो सेपरेशन होता है, यानी कि जो न्यायिक पृथक्करण लेते हैं हम अंडर सेक्शन 10, उसमें क्या प्रोसेस होता है, और सेक्शन 9 के अंदर जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइल किए जा सकते हैं, या फिर सेक्शन 11 के अंदर जब शादी को वॉइड किया जाता है, या फिर सेक्शन 12 के अंदर जब शादी को वॉइडेबल किया जाता है, वो सारी की सारी कंडीशंस क्या क्या बनती हैं, किस हिसाब से आजकल सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट में किस प्रकार की प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाती है, वो सारी जानेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन ये जो मैंने बताया आपको एक सोशली अपने नज़रिए से बताया कि समाज में ऐसा चलता है। क्योंकि यार थोड़ा सा ये सोचो, आप जब अपने मम्मी पापा को देखते हो, फादर मदर को देखते हो, अपने पेरेंट्स को देखते हो, तो जब आप अपने पेरेंट्स को देखोगे तो भाई उन लोगों ने आज तक जो ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में बिताई है वो किस लिए बिताई है, वो लॉयल्टी के कारण ही तो बिताई है, ईमानदारी के कारण ही तो बिताई है। अपनी रिलेशनशिप की कदर करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। नहीं तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स ये इसलिए तो सेट किए जा रहे हैं कि भाई सोसाइटी में आजकल ऐसा देखा जा रहा है। देखो ये जो साली वाला एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे कि भाई बेटी के साथ में शादी कर ली, ये क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन कितने अच्छे से हमने समझी है।
आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देकर इस क्वेश्चन को आपको समझाया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। 22 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की एक वधू के साथ में विवाह करता है, यानी कि जो लड़के की एज है वो कितनी है, 22 साल है, और लड़की की एज कितनी है दोस्तों, 15 साल है। अगर वो इस प्रकार की शादी करते हैं तो हिंदू विधि में ऐसी शादी को क्या माना जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है वैलिड बट पनिशेबल, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। तो दोस्तों देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3। सेक्शन 5 के अंदर दोस्तों कुछ प्रकार की कंडीशंस बताई गई हैं, यानी कि शर्तें बताई गई हैं। किसके लिए, हिंदू मैरिज एक्ट के लिए, सॉरी हिंदू मैरिज के लिए, कि भाई आपको क्या करनी है, ये शर्तें फॉलो करनी है। उसमें बताया गया है सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3 में कि जो लड़का है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल, और लड़की जो है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। अगर इन दोनों ने एज कंप्लीट कर लिए तब इनकी शादी क्या होगी, सोलेमनाइज मानी जाएगी, अर्थात अनुष्ठापित मानी जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा हमारी क्या सेक्शन 5, कौन सी, हिंदू मैरिज एक्ट की। और जैसे ही आप इसकी सब क्लॉज 3 देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लड़के की एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। तभी क्या होगी, आपकी शादी अनुष्ठापित होगी, अर्थात सोलेमनाइज होगी। जैसे कि हमने सेक्शन 1 को डिस्कस भी किया था इसमें कि भाई जब लड़का और लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, ना तो इसका कोई भी पार्टनर जिंदा होना चाहिए और ना ही इसका, तभी इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये शादी अनुष्ठापित अर्थात सोलेमनाइज मानी जाएगी। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप 5 की सब क्लॉज 3 देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा कि ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर, यानी कि जो लड़का है, दूल्हा है, वर है, वो कितनी एज का होना चाहिए, 21 का। और जो ब्राइड है, वधू है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 18 ईयर। कब, एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय पर। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3 से। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से अपने ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो बॉय है उसकी एज क्या है दोस्तों, 22 साल है, तो इसकी तो ठीक है। लेकिन जो लड़की है, लड़की की एज क्या है दोस्तों, 15 साल है। लड़की ने क्या नहीं करी, एज कंप्लीट नहीं करी अपनी, जो कि सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3 के अंदर बताया गया है। तो अगर ये आपस में शादी करते हैं दोस्तों, ऐसी शादी क्या होगी, वैलिड तो मानी जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, पनिशेबल होगी, यानी कि वो क्या होगी, दंडनीय होगी। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जब इसने एज कंप्लीट नहीं करी, 15 साल है, तो इस प्रकार की शादी वैलिड कैसे हो सकती है, ये भी तो सोचना चाहिए ना आपको। तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है ना दोस्तों, वो चाइल्ड मैरिज के बारे में कोई भी बात नहीं कहता। वो सिर्फ ये बात कहता है कि भाई अगर इतनी एज के बीच में शादी करोगे तो वो शादी क्या होगी, सोलेमनाइज मानी जाएगी, अर्थात अनुष्ठापित मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि भाई सोलेमनाइज मानी जाएगी। लेकिन वो एक बात ये नहीं बताता कि अगर हमने चाइल्ड मैरिज कर दी या फिर करा दी, उसका लीगल कंसेप्ट क्या होगा। जो यहाँ पर दंडनीय बनाया है, ये दंडनीय इसलिए बनाया क्योंकि इसने 5 की सब क्लॉज 3 का वायलेशन किया है। एज का कंसेप्ट क्या है, कम है यहाँ पर। अब शादी वैलिड होगी, वॉइड होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं देता। हिंदू मैरिज एक्ट इसके बारे में चुप रहता है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि भाई जब ये हिंदू मैरिज एक्ट चुप रहता है तो शादी तो क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, यानी कि शादी क्या होगी, वैध होगी अगर इन्होंने शादी कर ली। लेकिन वो क्या होगी, पनिशेबल होगी। पनिशेबल क्यों होगी, क्योंकि भाई तूने जो शादी करी है ना, ये छोटी लड़की से शादी कर ली। या फिर दोनों की सपोज करो, लड़के की एज क्या है, 14 साल है, और लड़की की एज क्या है दोस्तों, 12 साल है। अगर इन्होंने शादी कर ली तो वो भी क्या होगी, दंडनीय होगी, पनिशेबल होगी। लेकिन शादी तो उनकी मानी जाएगी, शादी तो वैध मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। लेकिन ऐसी शादी जो भी कराएगा वो क्या होगी, दंडनीय होगी उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद में भी कुछ कंसेप्ट हैं, वो जब मैं लेक्चर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि भाई जब ये 18 वर्ष की हो जाएगी तो अपने आप इसको राइट्स होते हैं कि भाई ये इसको तोड़ सकती है, नहीं तोड़ सकती, या फिर तोड़ सकता है लड़का या नहीं तोड़ सकता शादी को। तो ये सारी चीज़ें हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही जानो आप, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि जो वॉइड सेक्शन लिखा है, वॉइड की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो सेक्शन 11 में दी गई है, और वॉइडेबल की डेफिनेशन दोस्तों सेक्शन 12 के अंदर डिफाइन की गई है।
इन दोनों को आपको याद करना है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य विवाह को किस सेक्शन के अंदर परिभाषित किया गया है। तो किसके अंदर दोस्तों, सेक्शन 11 के। और ऐसे ही जो शून्य करने विवाह है उसको दोस्तों 12 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है। तो देखो अभी मैंने बताया कि चाहे ये छोटा हो चाहे ये छोटी हो, चाहे ये बड़ा भी हो और ये छोटी हो, अगर इन दोनों ने एज का वायलेशन किया तो वो क्या होगी, शादी वैलिड होगी। लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होगी, पनिशेबल होगी। यानी कि शादी तो विधि मान्य होगी, लेकिन वो ऐसी शादी क्या होगी, दंडनीय होगी, जो भी कराएगा इसको। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत दी गई शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम के अंतर्गत ऐसा विवाह क्या होता है। तो देखो दोस्तों अभी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जाना कंसेप्ट वाइज कि भाई ऐसा विवाह क्या होगा। आप सोचो, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉइड बट नॉट पनिशेबल। भाई पनिशेबल तो होगी अगर उसने 5 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन किया, क्योंकि 5 के सब क्लॉज 3 के अंदर क्या बताया गया है कि बॉय की एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल, और लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल। अगर कोई भी एज का वायलेशन करेगा तो वो क्या होगी, दंडनीय होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए तो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी विधि मान्य और दंडनीय नहीं, भाई पनिशेबल तो होगी। नेक्स्ट वॉइड बट पनिशेबल, भाई वॉइड नहीं होगी शादी, यानी कि शादी अगर वो कर लेते हैं, अगर सपोज करो इनकी एज कम है, जैसे सपोज करो कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि बॉय की एज कितनी है दोस्तों, 16 साल है, और गर्ल्स की एज कितनी है, 15 साल है। अगर इन दोनों ने शादी कर ली, शादी क्या होगी दोस्तों, शादी तो वैलिड मानी जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, दंडनीय होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी, यानी कि शादी क्या हुई, वैलिड हुई। बट ऐसी शादी की जो प्रकृति है, स्वरूप है, वो कैसा है दोस्तों, दंडनीय है, विधि को अलाउ नहीं करती। शादी तो विधि मान्य मानी जाएगी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर शादी क्या है, एक संस्कार है। तो शादी जो कर ली वो संस्कार तो हमने क्या ठहरा दिया, वैध ठहरा दिया। लेकिन उसकी प्रकृति कानून ने कैसी बना दी, दंडनीय बना दी, कि अगर आपने इस प्रकार की शादी करी तो आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी किस वजह से नहीं होता, क्योंकि ऐसी शादी वॉइड नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। अगर ये दोनों शादी कर लेंगे तो आप उसको शून्य नहीं कर सकते। ठीक है, अब बाद में इनके पास में क्या क्या राइट है कि ये 18 का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, वो सारी बातें लेक्चर जब डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। और देखो अगर आपने इस क्लॉज का वायलेशन किया तो आपको पनिश कहाँ पर किया जाएगा, भाई ये कह रहे हैं पनिशेबल किया जाएगा आपको, तो पनिशेबल कहाँ पर किया जाएगा, अंडर सेक्शन 18। जब आप 18 की सब क्लॉज ए पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 18 की सब क्लॉज ए, ये रही दोस्तों 18 की सब क्लॉज ए। इन द केस ऑफ contravention of the condition of specified in clause 5 के सब क्लॉज 3, ठीक है, with the rigorous imprisonment which may be extend up to 2 year, यानी कि 2 साल तक का आपको कारावास हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। फाइन कितना होगा दोस्तों, 1 लाख तक का। ठीक, तो सेक्शन 18 के अंदर पनिशमेंट बताया गया है किसका, सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3 का, 18 के सब क्लॉज ए के अंतर्गत। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि 18 के सब क्लॉज ए के अंदर जो हम पनिशमेंट कह रहे हैं कि भाई पनिशमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, या तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर आपके ऊपर क्या लग सकता है, 1 लाख रुपए तक का फाइन किया जा सकता है, जुर्माना किया जा सकता है आपके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, यानी कि अंडर सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 क्या डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसके अंतर्गत मोनोगैमी अर्थात एक विवाह का कंसेप्ट दिया गया है। जैसे कि हमने देखा भी था कि भाई एक विवाह का कंसेप्ट दिया गया है, क्यों, क्योंकि देखो लड़का और लड़की की जब शादी हो रही है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो उनका कोई भी अन्य पार्टनर जिंदा नहीं होना चाहिए। जैसे वर की कोई भी पत्नी जीवित ना हो और वधू का कोई भी पति जीवित ना हो। अगर जीवित हुआ तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बाइगैमी हो जाएगी, द्विविवाह का अपराध बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आपकी कोई पहले शादी है, या तो उसकी डेथ हो चुकी हो तब आप कर सकते हो, या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका हो तभी आप क्या बनोगे, सिंगल बनोगे।
या फिर कोई अनमैरिड है, गर्ल और बॉय, तब आप शादी करोगे तो तब वो क्या होगी, कंडीशन मानी जाएगी हिंदू मैरिज एक्ट की। ठीक है, तो शादी के टाइम पे आपको क्या रहना है, सिंगल। यहाँ पर लिखा भी है कि नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय पर किसी का भी कोई भी स्पाउस लिविंग में नहीं रहना चाहिए, यानी कि जिंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह की शर्त नहीं है। तो देखो बार बार सेक्शन 5 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने आपके लिए पांचों के पांचों कंडीशन लगा दिए हैं, वो क्या क्या हैं। तो देखो एक एक को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि नो सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, ये तो दोस्तों है प्रतिष्ठित संबंध 4 में है और सपिंडा कहाँ पर है, 5 में है, तो ये दोनों तो हैं, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेंटल कैपेसिटी यानी कि मानसिक अक्षमता, तो दोस्तों जो मानसिक अक्षमता है वो भी आपको देखने को मिलेगी, मूर्छता या फिर दिमागी विकृति यानी कि कोई दिमाग से पागल है, इस प्रकार की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन सी है एक विवाह। एक विवाह दोस्तों हमने अभी देखा कि सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों फ्री कंसेंट, देखो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता इन पांचों कंडीशन में। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दोस्तों विवाह के लिए निर्धारित आयु कितनी बताई थी मैंने, बॉय के लिए 21 और गर्ल के लिए 18 साल। अगर इनका कोई वायलेशन करेगा यानी कि 5 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन करेगा तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 18 के सब क्लॉज ए में, और वो कितना है, या तो 1 लाख रुपए तक का फाइन और दूसरा 2 साल तक की सजा। ठीक है, 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन। ठीक, तो ये थी 5 कंडीशन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो देखो ऑप्शन ए क्या है, एकल विवाह, ये भी हमने देखा कि एकल विवाह की कंडीशन भी है, मेंटल कंडीशन भी है यहाँ पर, और दूसरा जो लड़के की आयु है वो 21 साल और लड़की की आयु 18 साल यानी कि दुल्हन की आयु 18 साल, तो ये भी कंडीशन है। और ऑप्शन चौथा क्या है दोस्तों, निषिद्ध पीढ़ी और सपिंड संबंध जब तक कि प्रथा द्वारा न बचाया गया हो, ये भी हमने देखा। 5 के सब क्लॉज 4 में क्या है दोस्तों, प्रतिष्ठित नातेदारी यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को, और 5 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत क्या है दोस्तों, सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इनको सेव किया गया है, किसके द्वारा, प्रथा के द्वारा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार आप देखोगे ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी क्या है, हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, ये आवश्यक शर्तें मैंने आपको यहीं बता दी कि भाई प्रतिष्ठित नातेदारी और सपिंडा रिलेशनशिप ये भी क्या है, दोनों के दोनों हैं, और इन दोनों की दोस्तों एक क्लॉज भी याद रखनी है। क्लॉज 4 में क्या है, प्रतिष्ठित संबंध, और 5 के सब क्लॉज 5 में क्या है, सपिंडा रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने बहुविवाह और द्विविवाह को निषेध किया है। बिल्कुल क्या है भाई, 5 के सब क्लॉज 1 में अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, एकल विवाह को लागू करता है यानी कि मोनोगैमी को लागू करता है, जबकि बाईगैमी पर रोक लगाता है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक तो ठीक है। और अंतरजातीय विवाह की अनुमति जैसे परिवर्तन लागू किए गए हैं। देखो अंतरजातीय विवाह का मतलब हुआ यहाँ से इंटरकास्ट से, जैसे हमने इंग्लिश में देखा तो इंटरकास्ट मैरिज की क्या करता है, परमिशन देता है। तो देखो ऐसा कहीं पर भी कंसेप्ट नहीं दिया गया है कि आपको इस जाति में शादी करनी है, इस जाति में नहीं करनी। हिंदू विवाह अधिनियम जिस पर लागू होता है वो व्यक्ति कहीं पर भी शादी कर सकता है। कहीं पर का मतलब क्या है कि हिंदुओं के अंदर कहीं भी किसी भी जाति में शादी कर सकता है। केवल जो सेक्शन 5 में जो कंडीशन बताई है वो फॉलो करनी है आपको। सेक्शन 7 के अंदर किस प्रकार से शादी सोलेमनाइज की जाएगी, आपको सप्तपदी को फॉलो करना है, वो बताया गया है। तो इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। दूसरा जो सपिंडा रिलेशनशिप है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, उन सभी को फॉलो करना है। तो इस प्रकार जब आप देखोगे इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हो, आप कहीं पर भी शादी कर लो, वो शादी क्या होगी दोस्तों, लागू होगी। तो इंटरकास्ट मैरिज भी आप कर सकते हो, आप किसी भी जाति में शादी कर सकते हो।
ऐसी परमिशन हमें कौन देता है? हिंदू मैरिज एक्ट देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक दबाव के अंतर्गत परिवर्तन लागू किए गए। देखो ये जो परिवर्तन लागू किए गए ये सामाजिक दबाव के अंतर्गत नहीं किए गए। जब हम कह रहे हैं ना, इसको देखो लिख रहा हूँ ना मैं, हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये क्या है दोस्तों? हिंदू मैरिज एक्ट है। एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम होता है। और अधिनियम दोस्तों क्या होता है? अधिनियम दोस्तों किसी न किसी विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके द्वारा किसी भी एक्ट को बनाया जाता है। एक्ट का मतलब क्या है? यानी कि इसको किसी विधायिका ने पास किया है, और इसके लिए जो विधायिका थी वो कौन थी दोस्तों? 1955 में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट को लागू किया गया। और कब लागू किया गया दोस्तों? इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि 18 मई 1955 को इसको लागू किया गया। और जब 1955 में इसको लागू किया गया तो इस प्रकार यहाँ पर आपको इस बॉक्स के द्वारा मैंने समझाया था कि 1955 में काफ़ी सारे कानून बनाए गए थे। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट का कानून बनाया गया था ये कौन से नंबर का था? 25वें नंबर का। एक्ट नंबर 25वां था 1955 में। लागू कब हुआ? 18 मई 1955 को। और इसका नाम क्या है? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। के अंदर मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में आपको डेफिनेशंस बताई थी कि भाई हिंदू कौन होगा और किस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। कि बुद्ध, जैन, सिख है, अगर कोई बुद्ध, जैन, सिख है धर्म से, उस पर भी क्या होता है दोस्तों? हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर यह भी जाना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म से बिलोंग करता है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज, इन पर क्या नहीं होता? हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा था कि जो एसटी होती है, शेड्यूल ट्राइब होती तो ये हिंदू ही हैं, लेकिन इन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 25 है, उसमें इस प्रकार की बात की जानकारी हमें मिलती है कि कौन सी शेड्यूल ट्राइब मानी जाएगी। लेकिन एसटी पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है 2 के सब क्लॉज 2 से। और इन पर जो लागू नहीं होगा हिंदू मैरिज एक्ट, कब तक लागू नहीं होगा? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ना कर दे अपने ऑफिशियल गजट में। इन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर। देखो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको रिफरेंस देता हुआ चलता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया और किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, और किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्योरी दिखाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आर तो क्या हो गया? गलत हो गया, और ए क्या हुआ? करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सी, ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान निम्न में से किस धारा में किया गया है? देखो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। लास्ट लेक्चर में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम सेक्शन 5 की सब क्लॉज 3 का वायलेशन करते हैं तो हमें जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत दिया जाएगा? आपके सामने ये ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर 5 के सब क्लॉज 3 में क्या बताया गया है कि बॉय के लिए जो एज है वो कितने 21 और गर्ल के लिए एज कितने 18 साल। तो अगर इनका वायलेशन करेगा तो पनिशमेंट कितना मिलेगा और किस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सारी जानकारी देनी है। नेक्स्ट दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ से कि अगर इन्होंने एज का वायलेशन किया तो वो शादी क्या होगी दोस्तों? शादी क्या होगी? वैलिड शादी होगी। शादी क्या होगी? वैध होगी। लेकिन वो उसकी प्रकृति कैसी होगी? दंडात्मक प्रकृति होगी। ठीक, जैसे मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ। सेक्शन 5 में क्या है? 5 शर्तें बताई गई हैं हिंदू मैरिज की, और वो 5 शर्तें कौन से हैं दोस्तों? ये सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताई है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी यानी कि सेक्शन 8। सेक्शन 8 में दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन किसका? हिंदू मैरिज का, कि आप अपनी शादी का क्या करा सकते हो? रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन कराने की जो विधि की प्रक्रिया होगी वो किसके द्वारा बताई जाएगी? वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताई जाएगी, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपका मन है तो आप करा सकते हो, आपका नहीं मन है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। तो इससे शादी की जो वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, और नहीं हुई है
तो भाई पहले शादी कर लो, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से या ना कराने से कोई इतना ज़्यादा शादी पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कहीं मांग लिया जाता है कि आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन दिखाइए, ठीक है। तो दोस्तों 45 तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। और देखो कितने अच्छे तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।